जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो है हिंदी व्याकरण से संबंधित विस्तृत अध्ययन की क्लास रहेगी और आज का जो हमारा विषय है वह है क्रियावृत्ति। यानी कि आज की इस क्लास में हम क्रियावृत्ति का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथियों, यह जो टॉपिक है एक छोटा सा टॉपिक है और आज की जो क्लास है छोटी ही क्लास रहेगी, इसलिए सभी साथी अंत तक जुड़े रहें। साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्रियावृत्ति। सबसे पहले हम क्रियावृत्ति के बारे में समझेंगे कि क्रियावृत्ति होती क्या है। तो सभी साथी हेडिंग बनाओ। पहले हम देखेंगे परिभाषा। परिभाषा यानी कि क्रियावृत्ति की परिभाषा देखते हैं। ध्यान से देखना सभी साथी। क्रिया के जिस रूप से वक्ता की वृत्ति अथवा मनः स्थिति का बोध होता हो उसे वृत्ति या क्रिया वृत्ति कहते हैं। क्रियावृत्ति कहते हैं यानी कि कहने का भाव यह है कि क्रिया के जिस रूप से वक्ता यानी कि बोलने वाला की वृत्ति अथवा मनस्थिति का बोध हो उसे वृत्ति या क्रियावृत्ति कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे देखो, क्रिया को प्रकट करने की रीति यानी कि तरीका या विधि वृत्ति या क्रिया वृत्ति कहलाती है। ओके, यहाँ तक। क्रिया को प्रकट करने की रीति या तरीका या विधि वृत्ति या क्रियावृत्ति कहलाती है। यहाँ पर नोट करके लिखो सभी साथी, नोट बनाकर लिख लो। वृत्ति को जो है क्रियार्थक या प्रकार भी कहते हैं। वृत्ति को क्रियार्थक या प्रकार
भी कहते हैं। ओके, यहाँ तक सभी को? आगे देखिए, आगे हिंदी। हिंदी में वृत्ति या क्रियावृत्ति के 7 यानी कि 7 भेद या प्रकार होते हैं। ओके, यहाँ तक सभी को? जिनमें नंबर 1 पर है अज्ञार्थक वृत्ति। नंबर 2 पर है निश्चयार्थक वृत्ति। नंबर 3 पर है बाध्यता सूचक वृत्ति। नंबर 4 पर है संकेतार्थक वृत्ति। नंबर 5 पर है सामर्थ्य सूचक वृत्ति। नंबर 6 पर है संभावनार्थक या संदेहार्थक वृत्ति। और नंबर 7 पर है इच्छार्थक वृत्ति। ओके, यहाँ तक सभी को? इन सभी का हम विस्तृत रूप से अध्ययन आगे करेंगे। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें और हिंदी की तैयारी कर सकें। ये 7 भेद क्रियावृत्ति के माने जाते हैं। आगे देखते हैं। सभी साथी हेडिंग बनाओ। नंबर 1 पर है अज्ञार्थक वृत्ति। नंबर 1 पर है अज्ञार्थक वृत्ति। इसे समझते हैं, इसमें क्या है। क्रिया के जिस रूप से अनुरोध या प्रार्थना कौमा उपदेश एवं आज्ञा या आदेश देने या काम को करने के भाव का बोध
होता है उसे उसे आज्ञार्थक वृत्ति कहते हैं। ओके, यहाँ तक सभी को। क्रिया के जिस रूप से अनुरोध या प्रार्थना, उपदेश एवं आज्ञा या आदेश देने या काम को करने के भाव का बोध होता है, उसे आज्ञार्थक वृत्ति कहते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो। उदाहरण नंबर 1 पर उदाहरण है, तुम जल्दी से पानी पी लो। इस वाक्य में हमें आज्ञार्थ यानी कि आज्ञा का बोध हो रहा है, इसलिए यह जो है आज्ञार्थक वृत्ति का उदाहरण है। नंबर 2 पर देखो, खिड़की खोल दो। खिड़की खोल दो। इस वाक्य में भी आज्ञा दी जा रही है कि खिड़की खोल दो, इसलिए यह आज्ञार्थक वृत्ति का उदाहरण है। नंबर 3 पर देखो उदाहरण, माँ जल्दी खाना बना लो। इसमें भी क्या है, आज्ञार्थक वृत्ति शामिल है। ओके सभी को। यानी कि कहने का भाव यह है कि इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वह आज्ञार्थक क्रियावृत्ति के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। हेडिंग बनाओ। नंबर 2 पर निश्चयार्थक वृत्ति, इसको समझते हैं। इसमें क्या है, ध्यान से देखिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का निश्चित रूप से पता चलता हो, उसे निश्चयार्थक वृत्ति कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का निश्चित रूप से पता चलता हो, उसे निश्चयार्थक वृत्ति कहते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो। उदाहरण नंबर 1 पर उदाहरण है, राम मैदान में खेल रहा है। हमें यह निश्चित हो रहा है कि राम जो है मैदान में खेल रहा है, इसलिए यह जो वाक्य है, इस वाक्य के अंतर्गत निश्चयार्थक
वृत्ति शामिल है। दूसरी उदाहरण देखो, वह वह रोज वह रोज सुबह वह रोज सुबह सैर करता है। वह रोज सुबह सैर करता है, यानी कि इसमें भी हमें निश्चित हो रहा है कि जो कार्य है, यानी कि सैर करने का जो कार्य है, वह रोज सुबह होता है। इसलिए यह वाक्य भी जो है निश्चयार्थक वृत्ति के अंतर्गत आता है। ओके, यहाँ तक सभी को? आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। नंबर 3 पर है बाध्य बाध्यता सूचक बाध्यता सूचक वृत्ति। इसको समझते हैं कि इसमें क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में बाध्यता का बोध होता हो उसे बाध्यता सूचक वृत्ति कहते हैं। ओके, यहाँ तक सभी को? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में बाध्यता का बोध होता हो उसे बाध्यता सूचक वृत्ति कहते हैं। इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो, उदाहरण नंबर 1 पर उदाहरण है, तुम्हें बस से ही पंजाब जाना पड़ेगा। यानी कि इस वाक्य से हमें बाध्यता का बोध हो रहा है, इसलिए यह जो वाक्य है बाध्यता सूचक वृत्ति के अंतर्गत आता है। नंबर 2 पर उदाहरण देखो, मुझे आज ही कॉलेज जाना पड़ेगा। इसमें भी वह बाध्यता है कि उसे आज ही, यानी कि आज ही कॉलेज जाना पड़ेगा। इसलिए यह जो वाक्य है बाध्यता सूचक वृत्ति के अंतर्गत आता है। ओके, यहां तक सभी को? आगे देखते हैं। नंबर 4 पर है संकेतार्थक वृत्ति। इसे समझते हैं। इसमें क्या है, जहां एक कार्य का होना या नहीं
होना, दूसरे दूसरे कार्य के होने या नहीं होने पर निर्भर करता हो वहाँ वहाँ संकेतार्थक वृत्ति होती है। ओके जी। जहाँ एक कार्य का होना या नहीं होना दूसरे कार्य के होने या नहीं होने पर निर्भर करता हो वहाँ संकेतार्थक वृत्ति होती है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखो, नंबर 1 पर उदाहरण है, यदि यदि तुम बस से आते तो समय पर पहुंच जाते। यदि तुम बस से आते तो समय पर पहुंच जाते। यानी कि एक कार्य का दूसरे कार्य पर निर्भरता है, इसलिए यह जो वाक्य है संकेतार्थक वृत्ति के अंतर्गत आता है। नंबर 2 उदाहरण देखो, यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल हो जाते। इसमें भी एक कार्य का प्रभाव दूसरे कार्य पर पड़ रहा है, यानी कि एक कार्य दूसरे कार्य के होने पर निर्भर है, इसलिए यह वाक्य भी क्या है, संकेतार्थक वृत्ति के अंतर्गत आता है। ओके, यहां तक सभी को। आगे देखते हैं, नंबर 5 पर है सामर्थ्य सूचक वृत्ति। इसे समझते हैं, इसमें क्या है, ध्यान दीजिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में सामर्थ्य या शक्ति का बोध होता है, उसे सामर्थ्य सूचक वृत्ति कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में सामर्थ्य या शक्ति का बोध होता है, उसे सामर्थ्य सूचक वृत्ति कहते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो, उदाहरण
नंबर 1 पर है पिताजी, पिताजी अब चल फिर सकते हैं। यह जो वाक्य है समर्थ्य सूचक वृत्ति के अंतर्गत आता है, यानी कि इस वाक्य में शक्ति या सामर्थ्य का बोध हो रहा है। यह समर्थ्य सूचक वृत्ति के अंतर्गत आता है। नंबर 2 पर देखो, तुम अब खेल सकते हो, खेल सकते हो। यह वाक्य भी समर्थ्य सूचक वृत्ति के अंतर्गत आता है। ओके, यहां तक सभी को? आगे देखते हैं। नंबर 6 पर है संभावनार्थक, संभावनार्थक या संदेहार्थक वृत्ति। इसे समझते हैं। इसमें क्या है, ध्यान दीजिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने की संभावना होती हो या क्रिया के होने के साथ कुछ संदेह बना रहता हो उसे संभावनार्थक या संदेहार्थक वृत्ति कहते हैं। ओके जी, यहाँ तक। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने की संभावना होती हो या क्रिया के होने के साथ कुछ संदेह बना रहता हो उसे संभावनार्थक या संदेहार्थक वृत्ति कहते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो। उदाहरण नंबर 1 पर उदाहरण है शायद कल वर्षा हो। शायद कल वर्षा हो। यह जो वाक्य है संदेहार्थक वृत्ति या संभावनार्थक वृत्ति के अंतर्गत आता है, यानी कि इस वाक्य के अंदर हमें संदेह बना हुआ है कि शायद कल वर्षा हो या ना हो। नंबर 2 पर देखो, उदाहरण है मोहन दिल्ली से चल पड़ा होगा। इसमें भी हमें संदेह बना हुआ है कि मोहन क्या दिल्ली से चल पड़ा होगा या नहीं चला होगा।
संदेह होने के कारण यह जो वाक्य है संदेहार्थक वृत्ति या संभावनार्थक वृत्ति के अंतर्गत आता है। ओके, यहाँ तक सभी को? आगे देखते हैं। नंबर 7 पर है इच्छार्थक 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 वृत्ति। इसे समझते हैं। इसमें क्या है? जहां जहां क्रिया के द्वारा इच्छा या कामना को इच्छा या कामना को प्रकट किया जाता हो उसे इच्छार्थक वृत्ति कहते हैं। जहां क्रिया के द्वारा इच्छा या कामना को प्रकट किया जाता हो उसे इच्छार्थक वृत्ति कहते हैं। ओके जी, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो। उदाहरण नंबर 1 पर है ईश्वर सबका भला करे। ईश्वर सबका भला करे, यानी कि इस वाक्य में इच्छा का बोध हो रहा है, इसलिए यह जो वाक्य है इच्छार्थक वृत्ति के अंतर्गत आता है। नंबर 2 पर देखो काश मेरे पास एक बड़ा घर हो। इसमें भी कामना का बोध हो रहा है, इसलिए यह जो वाक्य है इच्छार्थक वृत्ति के अंतर्गत आता है। ओके, यहाँ तक सभी को? प्यारे साथियों, ये थे क्रियावृत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।